बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वसंत भाग 2 का दूसरा पार्ट दादी माँ पढ़ा रही थी, जिसका भावार्थ मैंने करा दिया। आज प्रश्नोत्तरों की बारी है, तो प्रश्नोत्तर के लिए तैयार हो जाइए। पहले मैं कहानी से, फिर कहानी से आगे अनुमान और कल्पना, भाषा की बात, सभी प्रश्नों को कराऊंगी और आप भी सभी प्रश्नों को करिएगा। तो मैं प्रारंभ करती हूँ कहानी से। पहला है कहानी से। कहानी से पहला प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न है, उत्तर नंबर 1 डाल दूँ। प्रश्न है कि लेखक को दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो लेखक को मतलब दादी माँ तो याद आती ही हैं, बचपन की और कौन कौन सी बात उनकी याद आती है उसको यहाँ लिखना है। तो आप लिखना शुरू करिए। जब लेखक को पता चला कि जब लेखक को पता चला कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उसके सामने दादी माँ की यादें सजीव हो उठी। जब लेखक को पत्र मिलता है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई, उस समय की चीज़ें लेखक याद कर रहा है। तो लेखक को वो सारी यादें जो थी वो सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ गंधपूर्ण जलाशयों तो तालाब में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी में औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और
और अभिनय के समय चादर ओढ़ाकर सुलाना, चादर ओढ़ाकर सुलाना, चादर ओढ़ाकर सुलाना। और पकड़े जाने पर क्या, और पकड़े जाने पर की छेड़छाड़ उन्हें याद आती है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे का प्रश्न कराऊंगी। एक एक प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए आगे के प्रश्न पर आते हैं। दादी माँ की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई? दादी माँ की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई? क्योंकि पिता ने अपार धन संपत्ति उनकी श्राद्ध में खर्च कर दिया था, जबकि दादी माँ उसे मना कर रही थी, फिर भी वो नहीं मानी, तो स्थिति डामाडोल हो गई और अंत में दादी माँ को अपने कंगन भी देने पड़े। फिर उत्तर नंबर 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि पिताजी और भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया। गलत दोस्तों की संगति में सारा धन नष्ट कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने के बावजूद भी
पिताजी ने पिताजी ने अपार धन खर्च किया। चलिए, ये दूसरा प्रश्न भी हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अगला प्रश्न पढ़ती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हूँ। चलिए, अब दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? मतलब आप दादी माँ का कौन सी चीज़ आपको सबसे बेहतर समझ में आ रही है उनके स्वभाव की, उसको आप बताइए और कारण भी बताइए। तो मैं यहाँ से लिखूँ, आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इसको रब करूँगी तब लिखूँगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो मैं इसको रब करती हूँ। तो प्रश्नोत्तरों में जो चीज़ें हैं, कभी कभी प्रश्नोत्तरों की भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है ताकि आप ये समझ सकें इसका उत्तर क्या है, और प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल वही होते हैं, तो कोई अंतर नहीं किया जाता। सिर्फ भाषा शैली में थोड़े से शब्दों का हेर फेर करके आपको प्रश्न पत्र में दिया जाता है ताकि आप प्रश्नों की भाषा समझने लगें। बस यही इसकी खासियत होती है, और अगर आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा शुरू से ध्यान देंगे तो आपके लिए कोई कठिन नहीं होगा। अब मैं तीसरे प्रश्न पर आ जाती हूँ। तीसरा प्रश्न है कि उत्तर नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का दादी माँ के स्वभाव का सेवा भाव, संरक्षण यानी उनकी देखरेख करना, परोपकारी सरल स्वभाव आदि का आदि उनके स्वभाव के सबसे अच्छे पक्ष हैं, क्योंकि इन्हीं कारणों से क्योंकि इन्हीं कारणों से वे सभी की प्रिय और मन जीतने में सफल होती हैं। जैसे रामी की चाची को पैसे न वापस देने पर उन्होंने
रुख दिखाया, परंतु स्वयं उसके दरवाजे पर जाकर परंतु स्वयं उसके दरवाजे पर जाकर नगद रुपए देते हुए कहती हैं कि थोड़े से पैसों के लिए जग हसाई ना करना। ये उनका प्रेम पक्ष था। तो देखिए ये मैंने लिख दिया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कहानी से आगे के प्रश्नों पर आती हूँ। कहानी से आगे के प्रश्न हैं, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीने में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो इन महीने में मौसम कैसा रहता है ये लिखना है। तो मैं इसको लिखवा देती हूँ आपको कि इन महीनों का मौसम कैसे होता है। तो आप हेडिंग डाल दिए कहानी से आगे। कहानी से आगे। अब जो प्रश्न है इस हिस्से के होंगे, तो आप भी हेडिंग डाल दीजिए कहानी से आगे और फिर लिखिए कि क्वार महीना दिया आषाढ़ माघ। तो सबसे पहले लिखिए क्वार। इस महीने में न अधिक गर्मी होती है, न ही अधिक सर्दी। तो क्वार महीना हो गया। फिर आषाढ़ महीने में आषाढ़ भी क्या होता है कि भयानक गर्मी और वर्षा तथा उमस भरा वातावरण होता है। फिर अगला है माघ। बहुत संक्षिप्त में आपको ये सारी चीजें दे दी हैं। तो माघ महीने में जो होता है अत्यधिक ठंड पड़ती है, शीतलहर चलती है। तो इस तरह मैंने संक्षेप में बिल्कुल चीज़ें लिखी हैं कि इस मौसम में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कि वातावरण कैसा होता है, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। तो वो मैंने लिख दिया है। पछुआ हवा चलने लगती है, सर्दी बढ़ जाती है, शीतलहर चलती है, पछुआ हवा चलती है। शीतलहर लिखिए या पछुआ हवा लिखिए,
अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो दूसरे पर आ जाइए। उत्तर नंबर 2, आषाढ़, क्वार, आषाढ़ क्वार महीने में तरककड़ी, खीरे, खरबूजे, तरबूजे मिलते हैं। तो देखिए, इतना पहले लिखिए, अभी मैं बाकी चीज़ ऊपर लिखूंगी, तो इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं ऊपर लिखूं, रब करूंगी। तो मौसम के अनुसार खान पान चीज़ें भी अलग अलग मिलती हैं। तो हर मौसम में हर चीज़ों का स्वाद अलग हो जाता है। और आज के दौर की बात करें तो कभी कभी हम देखते हैं कुछ चीज़ें बेमौसम भी मिल जाती हैं कोल्ड स्टोरेज वाली, परंतु उनमें वो स्वाद नहीं होता जो कि हमें आज के दौर की चीज़ों में मिलना चाहिए। यानी मौसम के अनुसार जो चीज़ें होती हैं उसमें एक स्वाद होता है, एक खासियत होती है कि ये मौसम की चीज़ है। बाकी समय की चीज़ों में भले कुछ ना मिले, स्वाद नहीं होता, वो चीज़ें नहीं होती, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने फिर चैत्र महीने में संतरा, चैत्र महीने में संतरा, केला और माघ में रेवड़ी, गजक, मूली, गाजर, मूंगफली आदि विशेष रूप से मिलते हैं। तो ये हो गई मौसम की चीज़ें। और एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि मौसम की चीज़ों के साथ साथ जो चीज़ जिस मौसम में मिलती है वो सेहत के लिए वही फ़ायदा है। यानी ठंड में आपको गर्म चीज़ें खानी चाहिए, तो आपके लिए वैसी ही चीज़ें होंगी, तिल के लड्डू होंगे, गजक होगा, मूंगफली होगी। इसी तरीके से गर्मी के दिनों में शरीर में ठंडक पहुंचाने के लिए पानी वाले फल जैसे तरबूजे, खरबूजे, तो इसीलिए जो चीज़ें जैसी होती हैं उस स्थिति में ही उसको खाया जाए, तो उस सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आगे चलती हूँ। अनुमान और कल्पना। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और उन्हें कहाँ से मिलता होगा। कहने का मतलब उन्होंने यहाँ दिखाया है कि कौन सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिसमें गांव वाले हर चीज़ ऋण लेके करते हैं। तो आपको बता दूं, गांव घर में
नगद पैसों की थोड़ी सी दिक्कत होती है उनको, तो वो कोई भी कार्य प्रयोजन करते हैं, कोई भी स्थिति को कोई त्यौहार मनाते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ उधार लेना पड़ता है। और गांव में दिखावे की प्रवृत्ति भी होती है कि लोग ये जाने कि बहुत पैसे वाले हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे बेटी बेटा का विवाह हो, विवाह का अवसर हो, किसी की मृत्यु का अवसर हो, श्राद्ध हो, किसी का जन्मोत्सव हो, मुंडन हो। तो इन सब अवसरों पर वास्तव में इन्हें ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ लिखवाने चल रही हूँ। आप भी तैयार हो जाइए। प्रश्न अपनी कॉपी से आप लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में और उसका पहला प्रश्न है, तो उत्तर नंबर 1 डाल देते हैं। गांव में शादी अच्छी तरह करने के लिए अपना घर और खेत खरीदने, बैल खरीदने, खेत खरीदने, बैल खरीदने, बीमारी का इलाज करने, बीमारी का इलाज, मुंडन श्राद्ध जैसे अवसरों पर उन्हें अधिक पैसों की जरूरत पड़ती है। और उन्हें ऋण लेना पड़ता है। तो ये हो गया उनके जो कर्ज लेने के अवसर होते हैं, उसके लिए कहा गया है कि कर्ज उनको किन किन अवसरों पर ज़रूरत पड़ती है कि कर्ज लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अवसर होते हैं जहाँ उनका काम बिना कर्ज के नहीं चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अगला प्रश्न है कि घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के आधार पर लिखिए कि बच्चे क्या क्या करते हैं। तो बच्चे तो कुछ भी नहीं करते, बच्चे तो धमा चौकड़ी मचाते हैं, खेल कूद करते हैं और क्या करते हैं, बस खाने पीने का आनंद लेते हैं, शोर मचाते हैं, नाच गाना करते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें होती हैं जिस पर पढ़ाई लिखाई के भार से मुक्त हो जाते हैं और खूब आनंद लेते हैं। तो मैं इसको भी लिखवा देती हूँ। हालांकि ये सारे प्रश्न आप खुद भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं लिखवाऊँगी इसमें। तो उत्तर नंबर 2, उत्सव और समारोहों में बच्चे चिंता मुक्त होकर भरपूर
भरपूर आनंद लेते हैं। खाने, नाचने गाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, तथा जिम्मेदारी और पढ़ाई जैसे भार से उस समय मुक्त रहते हैं। और भी आप चाहें तो लिख सकते हैं इसमें, अगर चाहें कि और कुछ देना चाहते हैं तो आप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने संक्षेप में आपको समझा दिया कि कौन कौन सी जिम्मेदारियों से वो मुक्त रहते हैं। तो इतना प्रश्न मैंने करा दिया है। अब इसके आगे का जो प्रश्न है थोड़ा हिस्सा बचा होगा, तो मैं उसको अगले दिन कराऊंगी। भाषा के प्रश्न हैं तो वो सब मैं अगले दिन कराऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।